नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, पाठ पढ़ने के पूर्व हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। बच्चों, जैसा कि यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है बच्चों जिसमें एक ही अंक होते हों, अर्थात इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। बच्चों, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। उन्होंने समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। चलिए बच्चों, अब हम इस एकांकी के प्रमुख पात्रों से मिलते हैं। उमा, जो कि एक पढ़ी लिखी, निडर और बीए पास लड़की है जो स्वभाव से स्वाभिमानी है। रामस्वरूप, उमा के पिता, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय वे वही शिक्षा को छिपाने का प्रयास करते हैं। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, युवक जो उमा को देखने आने वाला है। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। गोपाल प्रसाद निहायती चालाक, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वे अपनी मेडिकल में पढ़ने वाली बेटी का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। रतन, जो कि रामस्वरूप का नौकर है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे समाज में शादी के पहले लड़की को देखने का एक रिवाज है, जिसमें लड़की के रंग रूप, उसकी शैक्षिक योग्यता आदि को देखकर उसे पसंद कर ही शादी के लिए हाँ कहा जाता है। इसी प्रकार उमा को देखने भी शंकर और उसके पिता आने वाले रहते हैं। रामस्वरूप अपने कमरे की साफ सफाई में अपने नौकर रतन के साथ अपने कमरे की साफ सफाई में लगे हुए हैं। वह रतन को तख्त पर चादर बिछाने के लिए कहते हैं और साथ में उसकी मदद भी करते हैं। तख्त मतलब होता है बच्चों लकड़ी से बना हुआ बड़ा चारपाई। और रामस्वरूप रतन को कहते हैं कि उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार भी बाहर ले आए। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना मतलब बच्चों एक मुहावरा है, मतलब नाराज होना। रामस्वरूप कहते हैं, क्या हुआ? तो प्रेमा कहती है, तुम्ही तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक मतलब उसे अच्छे से तैयार कर नीचे लाना। रामस्वरूप अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीन से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का?
रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि रामस्वरूप सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। वे जानते हैं कि उन लोगों की सोच इतनी अच्छी नहीं, वो भी लड़की की शिक्षा को लेकर। फिर भी वे मजबूर हैं। इतने में रतन आता है और कहता है कि वे लोग आ गए। धीमी आवाज़ में कहता है कि वे लोग आ गए। तब रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। उनसे पूछते हैं, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, और कहिए शंकर बाबू, कितनी दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। तब गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक जाते हैं, बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। और अपने कमरे के अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से बिजनेस की बात करना चाहते हैं। रामस्वरूप समझ जाते हैं बिजनेस मतलब यहाँ पे वे किसी व्यापार नहीं, शादी को लेकर लेन देन के बारे में वे बातचीत करना चाहते हैं। तो रामस्वरूप भी यहाँ उनसे चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं और अपने कमरे में अंदर जाते हैं। इतने में गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि तुम इस तरह झुककर क्यों बैठे हो? तुम ब्याह रचाने आए हो, ब्याह मतलब शादी का रिश्ता तय करने आए हो। और इतने में कहते हैं कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन मतलब बच्चों हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह, जिसके सहारे हम सीधे बैठ सकते हैं। और शंकर झुककर बैठा था और जो कि गोपाल प्रसाद को पसंद नहीं था। इतने में रामस्वरूप चाय और समोसा लेकर आते हैं। आगे देखिए बच्चों, शंकर अपना गला साफ करते हुए खासकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेरहब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए।
गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखाबित होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि सभी चाय नाश्ता करते हुए यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तब शंकर ही बात छेड़ता है कि सरकार चीनी को लेकर अब टैक्स बढ़ाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। सब हंसने भी लगते हैं। अब इसमें रामस्वरूप ये जानना चाहते हैं, बातों ही बातों में रामस्वरूप शंकर से जानना चाहते हैं कि उनका शादी के बारे में क्या ख्याल है, खूबसूरती को लेकर वो उनके क्या विचार हैं। मतलब शादी के लिए खूबसूरती शादी करने के लिए लड़की का खूबसूरत होना कितना ज़रूरी है। इस तरह के कुछ प्रश्न रामस्वरूप के मन में हैं जो शंकर से वह पूछना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायजा यानी कि जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद इस बात को लेकर थोड़े गंभीर रहते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, चश्मा? रामस्वरूप, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि रामस्वरूप शंकर से ये जानना चाहते हैं, उसके विचार जानना चाहते हैं कि शादी के लिए खूबसूरती का हिस्सा होना कितना ज़रूरी है। इतने में गोपाल प्रसाद बीच में ही कह देते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। और वो जायचा मांगते हैं। जायचा मतलब जन्म कुंडली, जन्म पत्र जिसे कहते हैं। अभी भी कई लोग जन्म कुंडली पर विश्वास करते हैं, जो लड़का लड़की की जन्म कुंडली मिलाकर ही शादी की जाती है। तो रामस्वरूप मजाक में कह देते हैं कि जन्म कुंडली यानी जायचे का मिलना कौन सी मुश्किल बात है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की का अधिक पढ़ना ज़रूरी नहीं, मतलब इसकी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं, उसे तो सिर्फ सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब कर लेना चाहिए बस। थोड़ी देर में रामस्वरूप पान लाने के लिए कहते हैं। तब उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, मतलब उसके चेहरे पे एक सुनहरे रिंग वाला चश्मा दिखाई पड़ता है। उसे देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। चश्मा? तब रामस्वरूप हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई। वो सक पका कर कहते हैं, वह तो बस ऐसे ही पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लगी थी और इसीलिए उसने चश्मा लगाया। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है ना? अगले परीक्षा में देखिए, रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपनी बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार लेकर मीरा का मशहूर भजन गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है और शंकर को देखते ही वह गाते गाते अचानक रुक सी जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है।
गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। बच्चों, यहाँ पे रामस्वरूप उमा के चश्मे लगाने वाली बात को टाल देते हैं, किसी तरह से झूठ बोलकर निपटा देते हैं। गोपाल प्रसाद को यकीन दिलाते हैं कि वह उसकी आँख खराब है, इसलिए उसने 1 आध महीने के लिए चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद थोड़े शांत हो जाते हैं और फिर वह आगे की प्रक्रिया करते हैं। तब वो उमा से पूछते हैं कि तुम्हें गाना बजाना आता है? और उमा उन्हें गाना सुनाती है। उमा ने उन्हें मीराबाई का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना सुनाती है। अचानक से उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है। जब उसकी आंखें शंकर से मिलती है तो वो गाते ही गाते एक अचानक से रुक जाती हैं। तब उसे सब कहते हैं, क्या हुआ उमा, पूरा गाना गाओ। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी अच्छा गाना गाती है। उमा वहाँ से निकलना ही चाहती है कि गोपाल प्रसाद उसे ठहरने के लिए कहते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुमने कोई पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा इस बात का जवाब नहीं देती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। आगे देखिए बच्चों, रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। मुस्कुराते हुए गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप को सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से ज़रा शर्माती है। इनाम से तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। इस परिच्छेद में हम देखते हैं बच्चों, गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, सिलाई विलाई भी सीखी है? लेकिन उमा चुप रहती है, उमा कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप बताते हैं कि जो दीवार पर तस्वीर है वह सब उमा ने बनाई है और सिलाई वगैरह भी बहुत अच्छे से करती है। घर के सब सिलाई विलाई की घर की जिम्मेदारी उमा पर ही है। इतने में गोपाल प्रसाद गुस्से से चिढ़ जाते हैं। वो उमा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। वह राम प्रसाद को कहते हैं कि ज़रा उमा को भी तो मुंह खोलना चाहिए, मतलब वो कहना चाहते हैं कि उमा भी तो जवाब दे। तब रामस्वरूप के आग्रह करने पर उमा हल्के लेकिन मजबूत, मतलब कड़क आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। बच्चों, यहाँ पे उमा अपने आप को एक वस्तु की तरह बताती है कि जब जिस तरह कोई व्यक्ति सामान लेने जाता है तो वस्तु का मोल भाव करता है, लेकिन वह निजी वस्तु कुछ नहीं कहता, तो उमा भी यहाँ पे अपने आप इसी तरह बताती है कि वो एक वस्तु है जिससे कुछ लोग देखना चाहते हैं और उसका मोल भाव कर रहे हैं, तो वह क्या जवाब दे। और वो कुछ नहीं बोल, इतना कहकर वह चुप हो जाते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह
लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। इस परिच्छेद में हम देखते हैं बच्चों, उमा के सब्र का बांध टूट जाता है। वह अब चुप नहीं बैठती, वह बोलना चाहती है। रामस्वरूप के मना करने के बाद भी उमा कहती है कि मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। गोपाल प्रसाद ताव में मतलब गुस्से में आ जाते हैं और वह रामस्वरूप को कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। तब उमा तेज आवाज़ में गुस्से में कहती है, और जो तुम हमारी यहाँ बेइज्जती कर रहे हो, इतनी देर से नाप तोल रहे हो, चल कर दिखाओ, गा कर दिखाओ, सिलाई बुनाई आदि ये सारी बातें वह गोपाल प्रसाद से कहती हैं। उतने में शंकर अपने पिताजी को कहता है कि चलिए। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि क्या तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है? तब उमा बड़े ही गर्व से कहती है, ऊंची आवाज़ में कहती है कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं। उमा यहाँ बताती है कि उसने पढ़ाई करके कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, उसने अपने खानदान की इज्जत का नाम कभी डुबाया नहीं, उसे अपने मान मर्यादा का ख्याल है। उमा यहाँ बताती है कि आप अपने बेटे से पूछिए, मतलब शंकर से पूछिए कि लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक क्या करता है, क्यों एक दिन यह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा रहा था और माफ़ी मांग रहा था। मतलब उमा जानती है कि शंकर का चाल चलन अच्छा नहीं है, शंकर अच्छा लड़का नहीं है, वह लड़कियों के हॉस्टल में जाकर ताक झाँक करता। तो उमा ने सबके सामने ये सारी बातें रख देती है और उमा कहती है कि ये मुंह छुपा कर भाग रहा था, इसीलिए उसके पास, शंकर के पास कोई जवाब नहीं है और वह अपने पिताजी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब रामस्वरूप, उमा उमा, गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुरासूपन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। अब बच्चों, यहाँ पर गोपाल प्रसाद गुस्से में तमतमा जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं और रामस्वरूप को चिल्लाकर कहते हैं कि तुमने मेरे साथ दगा किया है, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लेकिन यह तो बीए पास है, मतलब वो कॉलेज भी जा चुकी है, और तुमने मुझे झूठ कहा था। और वो गुस्से से घर से निकलने लगते हैं, दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। तो उमा भी गुस्से से कहती है कि जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए। और उमा गोपाल प्रसाद से कहती है, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। और इस प्रकार से गोपाल प्रसाद के चेहरे पे बेबसी और गुस्सा होता है और उनके लड़के शंकर, उसके चेहरे पे रुलासूपन, मतलब वो समझ जाता है कि उमा ने उसे गर्ल्स कॉलेज में, मतलब गर्ल्स हॉस्टल में ताक झाँक करते हुए कई बार देखा होगा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और इसीलिए वह चुपचाप अपने पिताजी के साथ निकल जाता है और उमा शांत हो जाती है। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में लेखक ने हमें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इस एकांकी में लेखक ने स्त्री पुरुष समानता की बात रखी है। उन्होंने लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाया है। लेखक ने बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर किया है। उन्होंने रामस्वरूप के माध्यम से बताया है कि सब कुछ जानकर भी वो कितने मजबूर हैं। अपनी बीए पास लड़की को उन्होंने मैट्रिक पास बताकर शादी करना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी बता रहे हैं कि पिता की मजबूरी यहाँ पर उन्होंने इस पाठ में दिखाई है। लेखक ने स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों को बेनकाब करने की बात कही है। लेखक यहाँ कहते हैं
स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। कारण लिखिए। पहला कारण है बाप बेटे चौंक उठे। अब इसका उत्तर है उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा, इसलिए बाप बेटे दोनों चौंक उठे। दूसरा प्रश्न, उमा को चश्मा लगा। अब क्या कारण था कि उमा को चश्मा लगा? इसका उत्तर है पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, इसी कारण उमा को चश्मा लगा। तीसरा प्रश्न, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। अब इस प्रश्न का अर्थ है कि रामस्वरूप ने क्यों हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। इसका उत्तर है रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। चौथा प्रश्न, उमा को गुस्सा आया। अब उमा को गुस्सा क्यों आता है? इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न किए जा रहे हैं, जिसे सुनकर उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पहला है पढ़े। अब पढ़े का शब्द युग्म शब्द क्या होगा? लिखे, पढ़े लिखे। उसी तरह सभा, सभा का सोसाइटी, सभा सोसाइटी। तीसरा है ठीक, ठीक का शब्द युग्म ठीक ठाक। आखिरी है धीरे, धीरे का शब्द युग्म धीरे धीरे। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।